अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल स्टूडियो ऑफिशियल। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे दुर्रे मखनून की छठी किस्त। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। सुबह दुर्रे की आंख खुली तो उसका बुखार शिद्दत इख्तियार कर चुका था, लेकिन थकन ज़दा वजूद घसीट कर वॉशरूम दाखिल हुई और चेंज करके फ़्रेश होकर बाहर निकली। फिर हिम्मत करके नीचे गई और किचन में अपने लिए जाकर दूध गर्म किया ताकि साथ कुछ खा के मेडिसिन ले सके। तभी नौशीन अंदर दाखिल हुई। आज जुम्मा था तो मर्द हजरात घर पर ही मौजूद थे, जबकि नौशीन ने स्कूल जाना था, इसीलिए वो जल्दी उठी थी। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो आपके यूनी जाने का टाइम भी नहीं हुआ। नौशीन ने अपने लिए चाय का पानी चढ़ा कर कहा। आप ठीक तो हैं? दुर्रे के सुर्ख चेहरे को देखते कहा और फिक्रमंदी से आगे होके उसका माथा चेक किया जो बहुत गर्म था। अरे आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, आप यहाँ क्यों आई? मुझे बुला लेती, मैं गर्म कर देती हूँ। ये उधर आए बैठे नौशीन ने परेशानी से उसे चेयर पर बिठाया और ख़ुद उसके लिए गर्म दूध करने लगी, जबकि दुर्रे में बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं अंडा बॉयल कर देती हूँ, साथ वो खा लें ताकि पेट में भी कुछ जाए, वरना इस तरह खाली पेट मेडिसिन लेने से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहते साथ ही उसने फ्रिज से 2 अंडे निकाले और उनको बॉयल होने के लिए रखा। दुर्रे ने अब अपना सर टेबल पर रखकर आंखें मूंद लीं। ले भाभी, ये खाएं। आपके आगे अंडे और दूध रख उसके आगे अंडे और दूध रखते कहा तो दुर्रे ने हिम्मत करके थोड़ा सा खाया और दूध पिया। फिर नौशीन ने उसे दवाई दी। शुक्रिया नौशीन, क्या मुझे ऊपर कमरे तक छोड़ आओगी? उसने उठते हुए कहा तो नौशीन ने उसे सहारा दिया। जी आए, आज आप यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना, आपकी तबीयत ठीक नहीं, और मैं अम्मी को भी कह देती हूँ कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके साथ आहिस्ता से चलते नौशीन ने कहा और रूम तक छोड़ा। दुर्रे अपनी साइड पे आके लेट गई और जल्द ही नींद की वादी में खो गई। हुदा ने अरमान को बहुत बार कहा था कि वो उनके साथ दुर्रे से मिलने चले। 1000 बार मिन्नतें करने के बाद वो मान गया था और हुदा बहुत खुश हुई है। दुर्रे को बगैर बताए वहाँ जाके उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए वो एक्साइटेड थी। लाइट ग्रीन कलर की कैप्री शर्ट पहन के अपने कानों में छोटे छोटे से झुमके पहने, तभी उसके कानों में सलार की सरगोशी घूमी। तुम अपने कानों में जब ये पहनती हो तो कितने हसीन लगती हो। लब अपने आप मुस्कुरा दिए। कब तक चलना है? जल्दी करो, मुझे किसी काम से भी जाना है। अरमान ने उसे कमरे में झांकते कहा, जिसकी तैयारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस 2 मिनट, आ रही हूँ। उसकी शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ तो अच्छे से तैयार होकर जाऊँगी ना। उसने अपना दुपट्टा सेट करते ड्रेसिंग में अपना पाउच उठाते कहा। उसे हमरा बाहर निकली, जहाँ शाइस्ता बेगम भी उसके इंतज़ार में थी। उसके आते सब गाड़ी में बैठे और दुर्रे से मिलने उसे घर की तरफ गए। वो कितना खुश हो गई होगी ना हमें देख के, मुझे तो बस उसका रिएक्शन देखना है, हुदा ने पुरजोश सी होकर कहा तो अरमान मुस्कुरा दिया, जबकि उसके दिल में एक तकलीफ सी थी। दुर्रे को हामिद के साथ देखने की हिम्मत नहीं थी उसमें। थोड़ी देर बाद के दुर्रे खुद ही उठ गई थी, लेकिन हामिद कमरे में मौजूद नहीं था। पूछा भी नहीं कि मैं क्यों नहीं गई आज, और तबीयत भी नहीं पूछी। दुर्रे ने दुख से सोचा, अब ज़रा तबीयत ठीक लग रही थी तो फ्रेश होकर हिम्मत करके नीचे गई तो सरिया बेगम ने उसके किचन में दाखिल होते देखा। तबीयत कैसी है? वो उसका मुरझाया चेहरा देखते पूछा तो वो आसूदगी से मुस्कुरा दी। अभी बेहतर लग रहा है। अम्मी, नाश्ते में क्या है? दुर्रे ने झिझक कर पूछा, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। तुम बैठो, जाके मैं बनाकर लाती हूँ कुछ हल्का फुल्का, उन्होंने संजीदगी से कहा तो दुर्रे मुस्कुरा कर बाहर बैठ गई। हामिद अभी बाहर से आया था और आते ही उसके साथ बैठ गया था, लेकिन कोई बात ना की तो दुर्रे ने भी कोई बात नहीं करने की कोशिश नहीं की और खामोशी से बैठी रही। हामिद अभी बाहर से आया था और आते ही उसके साथ बैठ गया, लेकिन कोई बात नहीं की तो दुर्रे ने भी कोई बात करने की कोशिश नहीं की और खामोशी से बैठ रही। थोड़ी देर में सुरैया बेगम उसके लिए चाय के साथ पराठा और फ्राई एग लेकर आ गई तो उसने थोड़ा सा ही खाया। ये चेहरे पे क्या हुआ है बेटा? वली साहब, हामिद के वालिद भी उसके पास ही बैठे थे जब उन्होंने दुर्रे को देखते पूछा। उनके बोलने पे दुर्रे की नज़र बेसाख्ता हामिद पे की जानिब उठी, जो वली साहब को ही देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, डोर बेल बजी तो वो उठकर देखने गया। कैसे हो हामिद बच्चे? ये शाइस्ता बेगम थी जो हामिद को प्यार करते कह रही थी। शुक्र है अल्लाह का भाभी, आप सुनाए अरमान कैसे हो तुम? हामिद ने अरमान को बगलगीर होते कहा। अल्लाह का शुक्र है, उसने मुस्कुरा के जवाब दिया। भाई दुर्रे अंदर ही है ना? क्योंकि सहर ने बताया था कि वो आज यूनी नहीं आई। हुदा ने हामिद को मुखातिब करते पूछा तो उसने बताया कि वो अंदर लाउंज में बैठी है। हुदा मुस्कुराती अंदर गई और दुर्रे से मिली। दुर्रे उन सबको यहाँ देखकर अचानक यहाँ देखकर बहुत खुश हुई थी। यार तुम बता तो देती आने से पहले, मैं ज़रा तैयार ही हो जाती, उसने मसनूई खफगी से कहा तो हुदा ने घूरा। अगर बता देती तो तुम सरप्राइज़ कैसा रहता, और तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है तो खुद तैयार रहा करो, हुदा ने आंखें दिखाते कहा तो दुर्रे मुस्कुरा दी। छोटी मामा कैसी हैं आप?
दुर्रे उनसे बहुत प्यार से मिली, जबकि शाइस्ता बेगम की आंखें नम होने लगी। कैसी हो दुर्रे, मुझे भूल गई क्या? अब की बार अरमान ने खफगी से कहा तो दुर्रे की खुशगवार हैरत हुई कि अरमान मिलने आया है। मान भाई कैसे हैं आप? मैंने आपको बहुत याद किया है, लेकिन आप मेरी शादी पर भी नहीं आए, और तो और जब आप पाकिस्तान वापस आए तो मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। दुर्रे ने नाराज़गी जाहिर की। ओ, इस सब की माजरत चाहता हूँ, लेकिन अब तो हमने तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए अचानक आ गया है। अपनी ये नाराज़गी छोड़ो अब, अरमान ने प्यार से कहा तो दुर्रे मुस्कुरा दी, लेकिन उसका थकन ज़दा चेहरा देखकर शाइस्ता बेगम को झटका लगा कि उसकी क्या हालत हो गई। दुर्रे, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? जब सब मिलकर इकट्ठे बैठे तो तब हुदा ने उसकी गाल को छूते कहा, जहाँ हल्का सा कट पर बारीक सा जख्म था। दुर्रे बौखला ही गई, जबकि अब सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए कि क्या हुआ है, और हामिद को भी उसके जवाब का इंतज़ार था। ये कुछ भी नहीं, बस रात को सोते चूड़ियाँ लग गई थी, उतारी नहीं थी ना। दुर्रे ने बात को संभालते कहा, अच्छा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि तुम रात को कोई भी ज्वेलरी पहन के नहीं सोती। बाकी तुम सब भूल सकती हो, लेकिन ज्वेलरी उतारना नहीं। हुदा ने उसकी बात का यकीन किए बगैर संजीदगी से कहा तो दुर्रे घबरा गई। ऐसा कुछ नहीं है हुदा, याद नहीं रहा अब तो, इसलिए भूल गई थी। ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, और तुम्हें बुखार भी लग रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं? हुदा ने एक और बात पकड़ ली। हाँ, अभी अम्मी ने नाश्ता दिया था और दवाई भी खाई है, ठीक हो जाएगा, उसने नॉर्मली जवाब दिया। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही? हुदा ने बुरा मनाते कहा। असल में उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। हुदा, क्या बच्चियों के पीछे पड़ गई हो? शाइस्ता बेगम ने आंखें दिखाते कहा। फिर सब इधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद सुरैया बेगम ने खाने की इत्तला दी तो शाइस्ता बेगम ने एतराज़ किया कि इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन उनके इसरार पर उन्हें रुकना पड़ा और खाना खाना पड़ा। थोड़ी देर के लिए हुदा दुर्रे के साथ उसके रूम में आ गई और वहाँ बातें करने लगी। दुर्रे ने दिल खोलकर उससे सारी बातें की और खूब हंसी। नौशीन भी उनके पास ही आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस जाने लगी तो दुर्रे उदास हो गई। तुम भी आ जाओ अब अपने घर, या भूल गई हो सबको? हुदा ने जाते शिकवा किया। अरे मैं कहाँ भूली हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी, उसने मुस्कुराकर हुदा को गले से लगाया। मैं तो कहती हूँ इसको कि चली जाए मिलने, लेकिन यही कहती है कि थोड़े दिन बाद जाएगी, सुरैया बेगम ने मीठा बनते कहा। हालांकि शाइस्ता बेगम जानती थी कि उसके सामने बन रही हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा दी। अपना ख्याल रखना और जल्दी चक्कर लगाना, अरमान ने दुर्रे को देखते कहा तो उसने भी इस बात में सर हिलाया। फिर वो लोग चले गए तो दुर्रे और नौशीन ने मिलकर थोड़ा बहुत काम किया। चूंकि अब तबीयत में बेहतरी थी तो सुरैया बेगम ने कहा कि थोड़ा चले फिरेगी तो ठीक रहेगी। इस दौरान हामिद ने एक बार भी दुर्रे से बात नहीं की कि वैसे भी दुर्रे हुदा के आने पर और उससे मिलने की वजह से काफ़ी फ्रेश सा फील कर रही थी। कल यूनिवर्सिटी जाना है तुमने? जब हामिद रात को कमरे में आया तो पहला जुमला था दिन का जो हामिद ने उसे मुखातिब करते कहा। दुर्रे ने हलक में आंसुओं का एक गोला फंस सा गया। जी जाना है, कल प्रेजेंटेशन है मेरी, उसने एक नज़र उसे देखते जवाब दिया, जो अब कबर्ड से कुछ निकाल रहा था। तैयारी कर ली है? थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा। जी बस तैयारी है, इतना कहकर अपनी चीज़ें समेटने लगी जो वो प्रेजेंटेशन को देखने के लिए लेकर बैठी थी, और उन्हें उनकी जगह पर रखते अपने सेट पे आके लेट गई। दवाई वो ले चुकी थी पहले ही, जिसकी वजह से उसे नींद आने लगी। हामिद ने उसके बाद से उसे मुखातिब न किया और वो भी अपनी जगह आकर लेट गया। रात को उस वक्त वो चारों साथ बैठे वक्त गुजार रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, जब शाइस्ता बेगम ने दुर्रे की बात शुरू की। दुर्रे कितना उदास सी लग रही थी, उन्होंने खोए हुए लहजे में कहा। उदास? माँ, मुझे तो वो कहीं से भी खुश नहीं लगी, और जो उसके मुंह पर निशान था आपको क्या लगता है वो चूड़ी के चुभने का था? हुदा ने संजीदगी से कहा। तुम बात को बढ़ाओ नहीं हुदा, क्या पता वाकई चूड़ी ही लगी हो उसको। अब क्या हमसे झूठ बोलेगी? उन्होंने बात को दबाना चाहा, क्योंकि अब्बास साहब और अरमान भी पास बैठे थे, जबकि अरमान दुर्रे का सोचते लब भींच कर रह गया। मामा, आप भी जानती हैं और मैं भी कि जुर्रे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता, और उससे आज झूठ बोला भी नहीं जा रहा था। हुदा ने आंखों में नमी लिए कहा, अगर उस हामिद की वजह से दुर्रे को कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और मामा, आपने ये बात नहीं नोट की कि जब तक हम वहाँ रहे उसने एक बार भी दुर्रे को मुखातिब नहीं किया? अरमान ने बिगड़ते लहजे में कहा, क्योंकि हामिद का दुर्रे के साथ रवैया साफ नजर आ रहा था सबको। अरमान इस तरह जज्बाती होकर नहीं सोचते, एक बार दुर्रे यहाँ आ जाए तो हम सब उससे खुलकर प्यार से बात करेंगे। अब्बास साहब ने तहम्मुल से समझाना चाहा। मैं कल ही सलार को कहता हूँ कि वो दुर्रे को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आए, ताकि उसकी तबीयत में कुछ चेंज आए। क्या पता वो हमसे दूर होने की वजह से हम बीमार हो गई हो। अब्बास साहब ने कुछ सोचते कहा तो अरमान चुपचाप उठकर अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि हुदा ने एक बेबसी नज़र अपनी माँ पर डाली। यार, मुझे तो लग रहा है सर को देखते ही मैं सब कुछ भूलने वाली हूँ, सहर ने साथ चलते घबरा कर कहा। अभी थोड़ी देर पहले ही दुर्रे यूनिवर्सिटी आई थी और तब से ही सहर उसका दिमाग खाए जा रही थी कि उसे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं वो प्रेजेंटेशन दे भी पाएगी कि नहीं। सहर यार बस कर दे, एक तो तू मेरी तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से तेरा स्पीकर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, दुर्रे ने उकता कर कहा। तबीयत खराबी की वजह से उसमें ज़रा चिड़चिड़ापन आ गया था, जो सहर ने अच्छे से नोट किया था। अच्छा यार सॉरी, मैं तो बस दुआ करना कि मैं
पर पहुंचकर फौत ना हो जाऊं। सहर ने बेचारगी से कहा तो दुर्रे की हंसी छूट गई। इंशाल्लाह ठीक होगा, तू टेंशन ना ले, उसका हाथ पकड़कर तसल्ली दी और अपने डिपार्टमेंट पहुंचकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, क्योंकि उनका रूम ऊपर था। क्लास में पहुंचे तो अपनी जगह जाके संभाली। अभी दुर्रे ने अपने बैग से नोट्स निकाले ही थे कि एक लड़का उससे करीब आकर खड़ा हो गया। जी, दुर्रे ने नासमझी से साइम से पूछा, जो उनसे सीनियर था और सबसे अच्छे से जानते थे। सब उसे अच्छे से जानते थे। क्लास का होनहार स्टूडेंट होने के साथ साथ वो काफ़ी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन दुर्रे ये सोच रही थी कि उससे क्या काम पड़ गया जो उसके पास आया है। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकती हैं? उसने संजीदगी से कहा तो दुर्रे सोचने लग गई कि ऐसा क्या ज़रूरी बात थी। दुर्रे ने पहले कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी और ये उसकी क्लास में आके सीधा उसी के पास आया था। जी कहें, क्या कहना है आपने? दुर्रे ने पूछा। यहाँ नहीं, क्या हम कैंटीन में बात कर सकते हैं अकेले? मेरा मतलब है कि आपकी दोस्त के बगैर। साइम ने एक नज़र सहर को देकर कहा कि उसकी तरफ इशारा करते कहा तो दुर्रे उलझन का शिकार हुई। आपको क्या बात करनी है, आप यहीं कर लें, इस तरह अच्छा नहीं लगता। दुर्रे ने कहा कि अपने ध्यान अपनी किताबों पर कर लिया, जबकि साइम एक सर्द आह भरता रह गया। मैं कैंटीन में आपका इंतजार करूंगा, ये कहकर वो क्लास से बाहर चला गया। लेकिन दुर्रे को देखने पर एक बार मुस्कुराया जरूर था। वो सर झटक कर अपने नोट्स देखने लगी, क्योंकि सर बस आने वाले थे। तभी सर क्लास में एंटर हुए तो उन सब ने अपनी जानिब मुतवज्जा हुए। सुरैया बेगम उस वक्त लॉन में बैठी चाय पी रही थी जब उनके पास टेबल पर पड़ा मोबाइल रिंग हुआ। सायमा की कॉल देखकर खुशी से फ़ोन कान से लगाया, लेकिन दूसरी तरफ सायमा के गुस्से से उभरी आवाज़ आई। क्या ज़रूरत थी आपको दुर्रे मैडम को काम पर लगाने की? उसने बिगड़ते लहजे में कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि अगर मैंने उसे काम पर लगा दिया है तो? बदले में वो भी कड़े तेवर लिए बोली, आपकी लाडली बहू की वजह से मेरे दिन ख़राब चल रहे हैं। उसने नफरत से दुर्रे के जिक्र करते कहा, क्या किया है उसने? बता, मुझे घर आती है तो पूछती हूँ मैं उससे। उन्होंने तजस्सुस हुआ। आपकी बहू ने जो मेरे शौहर के सामने बढ़ चढ़ कर काम किए हैं ना, तो ये उसी का असर है। क्या हारून ने घर आकर अपनी अम्मी से कहा कि उसकी भाभी भी काम करती है तो इसे भी अपने साथ काम पर लगाएं? अरे अच्छे भले दिन गुजर रहे थे मेरे, खूब हम बाहर घूमने जाते थे, लेकिन आपकी बहू के काम करने की वजह से मेरी खुशियां ख़त्म हो गई अम्मा। और ये सब उसने जानबूझकर किया है। हामिद नहीं लेके जाता होगा ना उसको बाहर, इसीलिए जलन हो रही होगी उसको। सायमा ने अपने दिल की भड़ास निकाली, जबकि सुरैया बेगम सोचने लगी कि वाकई एक बार भी हामिद दुर्रे को बाहर नहीं लेकर गया और ना ही उसके घर वालों से मिलवाने के लिए। ठीक है, मैं तेरी सास से बात करूंगी। अरे अभी तो तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है, बाद में कहाँ मौका मिलता है, उन्होंने समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर कुछ देर बातें करने के बाद कॉल काटी और अंदर किचन में चली गई, क्योंकि दुर्रे और नौशीन ने के आने का टाइम हो जाना था, तो उन्होंने सोचा कि उनके आने से पहले खाने का इंतजाम कर लें। दुर्रे की प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी गई थी, सबको बहुत पसंद आई थी। हालांकि उसने तैयारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने अपना बेस्ट दिया था। अभी वो और शहर अपने फ्री लेक्चर में ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे, जहाँ धूप के साथ हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। तभी दुर्रे के जहन में सैम की बात गूंजी कि वो उसे कैंटीन में मिलने का कह रहा था, लेकिन दुर्रे ने ये सोचकर सर झटका कि वो क्यों उससे अकेले में मिले, खौमाखा लोगों की नज़रों में आएगी। लेकिन ये बस वो सोच ही सकी, क्योंकि दूर से सायम उन्हीं की तरफ आ रहा था। मिस दुर्रे मकून, मुझे आपसे बात करनी है। कैन आई हैव 5 मिनट्स? बगैर लगी लिपटी के सीधा दुर्रे से मुखातिब हुआ तो दुर्रे ने एक नज़र सहर को देखा, जिसने उसको देखने पर नासमझी से कंधे उचकाए। तुम कर लो बात, मैं तब तक ये नोट्स कॉपी करवा लूँ। अपने हाथ में मौजूद एक फाइल की तरफ इशारा करते वो उनकी बात करने का मौका देकर जा चुकी थी, जबकि दुर्रे ने एक बेबस सी नज़र सहर की पुष्ट पर डाली, क्योंकि वो साइम से अकेले में बात नहीं करना चाह रही थी। साइम ने उसे आगे चलने का रास्ता दिया तो वो मुश्किल से मुस्कुराकर आगे बढ़ी। कैंटीन पहुंचकर दुर्रे को बैठने का इशारा किया और खुद 2 कॉफ़ी का ऑर्डर करके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। दुर्रे को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे, बस वो नज़रें अपने बैग पर मरकूज किए बैठी थी। कैसी हैं आप? थोड़े तवक्कुफ के बाद साइम ने कहा। किसी तरह तो बात शुरू करनी थी। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दुर्रे ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं भी ठीक हूँ, आप मुझे जानती हैं? वो पूछ रहा था या बता रहा था। दुर्रे को समझ नहीं आई। जी जानती हूँ, वो बस इतना ही कह पाई। शायद नहीं जानती, मैं साइम मलिक हूँ, आपके बाबा के फ्रेंड यजदान मलिक का बेटा। उसने दुर्रे को खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाए कहा, ओ आप यजदान अंकल के बेटे हैं, कैसे आप? यजदान मलिक का नाम सुनकर वो हैरान हुई थी, क्योंकि वो उसके बाबा के बचपन के दोस्त थे और बहुत साल पहले ही वो लंदन शिफ्ट हो गए थे। और अब उनके बारे में सुनकर दुर्रे को भी यही लगा कि वो शायद पाकिस्तान आ गए हों। अभी 20 सेकंड पहले तो बताया कि मैं ठीक हूँ। खैर जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, साइम ने शरारत से कहा तो दुर्रे शर्मिंदा सी हो गई। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अंकल कब आए पाकिस्तान? उसने हल्की आवाज़ में कहा। कुछ दिन पहले ही आए हैं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपने कोई बात करनी थी, प्लीज़ जल्दी कर लें, क्योंकि मेरी क्लास थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। दुर्रे ने घड़ी में टाइम देखते कहा। या एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, आई एम सो नर्वस नाइट नाउ।
साइम ने हल्का सा हंसकर कहा, आपने जो कहना है आप कह सकते हैं। उसने जैसे उसे इजाज़त दी। हेलो अरमान, कहाँ हो तुम? मुझे ज़रा मार्केट तक जाना था, क्या तुम मुझे ले जाओगे? दरअसल पहले हामिद मुझे ले जाता था, लेकिन अब तो तुम्हें पता है कि उसकी शादी हो गई, तो दुर्रे से तो उन दोनों को कहाँ फुर्सत मिलती है एक दूसरे से, इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ कि आ जाओगे ना। फरखंदा बेगम अपने कमरे में बैठी नफासा से अपने हाथों को नेल कलर लगा रही थी और साथ साथ अरमान के दिल जलाने की तैयारी भी। मैंने आपसे वजह नहीं पूछी कि आप मेरे साथ क्यों जाना है, टाइम बता दें, आ जाऊँगा, ठंडे ठाड़ लहजे में कहता फरखंदा चच्ची को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी, चच्ची टाइम बताएं कब जाना है, इससे पहले वो फिर कोई नमक छिड़कने का काम करती है। अरमान ने टोक दिया और झुंझलाकर पूछा, थोड़ी देर में तैयार हूँ, बस आ जाओ। उनका कहना था कि अरमान ने कॉल काट दी। जवान खून है, एवी जोश मार रहा है, कहती खुद ही कहकर लगाकर हंस दी, जबकि पास बैठ लेटे एजाज साहब उनकी फजूल हरकतों कब से मुलाख्ता फरमा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही तुम चाहती क्या हो? अरमान को क्यों बार बार दुर्रे का जिक्र सुना रही थी। उन्होंने संजीदगी से पूछा, आप कुछ भी नहीं जानते और ना ही आपको अपनी औलाद की फिक्र है। मैं ये सब अपनी औलाद की भलाई के लिए कर रही हूँ। उन्होंने माथे पर बल लिए कहा, कौन सी भलाई? हाँ, वो जो तुमने हमारी फूलों जैसी बच्ची के साथ किया है ना, ये अच्छा नहीं किया। ये जानते हुए भी हामिद जैसा लड़का कभी भी दुर्रे जैसी लड़की के साथ रह नहीं पाएगा। उसमें क्या भलाई है तुम्हारी कि तुमने दुर्रे को एक ऐसे लड़के के पल्लू से बांधने पर मजबूर किया जो उसके मिजाज के बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने चच्ची की तरफ मुड़कर कुछ सख्ती से अल्फाज कहे, क्यों नहीं भलाई इसमें, बस आपको नज़र नहीं आती? अरमान को देखा कितना बड़ा बिजनेस है उसका, और सलार उसकी तो बात ही नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा है अब इसलिए। लेकिन अरमान तो नहीं ना, हमारी बेटी के लिए ठीक है वो। अरे ठीक, मैं तो कहती हूँ कि एकदम परफेक्ट है वो। उन्होंने आज अपने दिमाग की बात जाहिर की तो एजाज साहब सदमे से उनकी खुदगर्जी देख रहे थे। कैसे किसी की बेटी के साथ ये सब करके खुद की बेटी को बसाने के ख्वाब देख रही थी। मुझे अफसोस है तुम्हारी सोच पर। और क्या सोच के तुमने हमारी बेटी के लिए ये फैसला कर लिया? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, अरमान बहन समझता है उसको, और हमारी बेटी जो जी जान से उसे अपना भाई, और खबरदार ऐसी कोई उल्टी सीधी बात तुमने मेरी बच्ची के जहन में डाली, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब की बार एजाज साहब ने गुस्से से उनका बाजू पकड़ते रुख अपनी तरफ मुड़ते कहा, अरमान का सारा बिजनेस वो इकलौता वारिस है उस सब का, और अगर हमारी ईशा की शादी हो जाएगी उससे तो सब उसे मिल लेगा, वरना हमारे पास है ही क्या, छोटा मोटा सा कारोबार और कुछ नहीं। उन्होंने हकारा से अपने बाजू झटके से छुड़ाते अपने शोहर को देखते कहा, क्योंकि आजकल उनके कारोबार में कुछ खास तरक्की नहीं हो पा रही थी। बस मैंने अरमान के दिल में दुर्रे के लिए नफरत पैदा करनी है, जिससे वो कभी भी उसकी तरफ मायल ना हो। दिल ही दिल में सोचकर वो मुस्कुराई। सच्ची फरखंदा की शुरू से ही नज़र थी अपने दोनों जेठ के कारोबार पर। पहले उनका इरादा था कि अपनी बेटी को सलार से ब्याह देंगी, लेकिन सलार की और हुदा की मंगनी की खबर उनकी शादी के बहुत अरसे बाद खुली। सलार से हटकर देखा तो अरमान नजर आया, जो सलार की तरह ही अकेला वली वारिस था। दौलत के लालच में उन्होंने पहले दुर्रे को फंसाने का ड्रामा रचाया और उसके वजह से अरमान उससे नफरत करने लग जाए, लेकिन वो सब उनको उल्टा होता नजर आ रहा था। अरमान उनकी बात पर कान ही नहीं धरता था, और उनकी सुनने भी क्यों, जब सलार ने सब बता दिया था अरमान को कि चच्ची ने क्या ड्रामा किया। पहले दुर्रे के दिल में अरमान की बात डाली, फिर बाद में खुद ही उसका रिश्ता कहीं और करवा दिया। अरमान ने उनके बड़े होने का लिहाज किया था, वरना गुस्सा तो उसे बहुत आया था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम इतना लेट क्यों आए हो? उसको आते देखकर वो फौरन खड़ी होते हुए बोली। वाइट फुल स्लीव टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स और अपने गोल्डन डाई बाल आगे को किए जैसे वो उसी के आने की राह तक रही थी। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? उसका जवाब ना देने पर वो फिर बोली, लेकिन वो अब संजीदा सा चेयर पर बैठ चुका था। तभी लड़की ने वेटर को इशारा करके 2 कॉफ़ी मंगवाई। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, इतना कह के वो पॉकेट से मोबाइल निकाल कर उसमें बिजी हो गया। उस वक्त वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहाँ लंच ब्रेक होने की वजह से अभी ज़रा रश था। उसको छोड़ो और मुझसे बात करो, तुम पहले की तरह मुझे टाइम नहीं देते। उसे मुसलसल मोबाइल में गुम देखते एकदम से हाथों से मोबाइल पकड़ा और अपने क्लच में डाला, साथ ही मुस्कुराकर शिकवा किया, ये क्या हरकत है? मोबाइल दो वापस। और पहले जैसा मैं टाइम इसलिए नहीं देता क्योंकि सब पहले जैसा नहीं रहा। मैं बदले में 2 टोक लहजे में बोला कि एक पल को वो चुप हो गई, लेकिन मैं अब भी वही हूँ, तुम देख सकते हो। उसने आगे होकर उसके टेबल पर पड़े हाथ पर हाथ रखते कहा, जिस पर उसने आईब्रो झुकाकर उसे देखा। लेकिन मैं वैसा नहीं रहा, उसकी बात को समझो, मैं मूव ऑन कर गया हूँ, और मुझे रोज़ रोज़ इस तरह से नहीं बुलाया करो। उसके हाथ को नीचे से अपने हाथ निकाल कर कहता, अपने मोबाइल से क्लच से लेता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि वो उसकी पुष्ट को आंखों में नमी लिए देखती रही।
कुछ दुर्रे को जब से हामिद घर छोड़कर गया था, वो तब से साइम की बातों के बारे में सोच रही थी। और वो बुरा लड़का बिल्कुल भी नहीं था। दुर्रे उनकी फैमिली को अच्छे से जानती थी, लेकिन वो जो बात साइम ने की वो उसकी हरगिज़ भी तवक्का नहीं कर रही थी। असल में मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ तब से मुझे घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ, और मैं अभी करना भी नहीं चाहता था। साइम ने अपने हाथों पर नज़र जमा के बात का आगाज़ किया तो दुर्रे उसको उलझन से देखने लगी। लेकिन आप मुझे ये बातें क्यों बता रहे हैं? दुर्रे ने अपनी उलझन कम करना चाहिए। ये मेरा आखिरी साल है और कुछ ही हफ्तों में हमने फ्री हो जाना है, और अब मेरी शादी करने का इरादा भी बन गया है। दरअसल मैंने आपको बहुत पहले देखा था, लेकिन आप तब बहुत छोटी थी, और मैं जब पाकिस्तान यहाँ आया और यहाँ एडमिशन लिया तो आपको कई सालों बाद देखा तो हैरान रह गया कि आप तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। साइम बात की रवानी में उसकी खूबसूरती का कह गया तो दुर्रे ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। जी माथे पर बल लिए पूछा, ओ आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मुझे आप अच्छी लगती हैं। मैं आपके घर अपने वालिदैन को भेजना चाहता हूँ, इसीलिए सोचा कि आपसे पहले बात कर लूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। देखिए मैं बिल्कुल भी बुरा लड़का नहीं हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, करता रहूँगा। सैम हड़बड़ा गया और एक ही सांस में सब कह गया, जबकि दुर्रे हैरानगी और परेशानी से उसे तके रही थी। दुर्रे यार चलो सर आ गए हैं, उठो। कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि सहर भागती हुई उसके पास आई और उसको बाजू से पकड़कर खड़ा किया। एक मिनट सहर, मैं बात कर रही हूँ इनसे। दुर्रे ने रोकना चाहा कि वो सैम को बता सके कि वो शादीशुदा है, लेकिन सहर ने एक ना सुनी। यार चलो वरना क्लास के बाहर रहना पड़ जाएगा, उसको घसीटते कहा। इट्स ओके, आप अभी क्लास ले ले, हम फिर बात करेंगे, सैम ने मुस्कुराकर कहा और चल दिया। जबकि दुर्रे अब गुस्से से सहर को घूरा। ये क्या तरीका है सहर, मैं बात कर रही थी उससे, एक बार मुझे बात तो करने देती। दुर्रे ने अपना बाजू छुड़ाते कहा। तो सहर ने पल भर को उसे घूरा, फिर अगले ही लम्हे उसके बाजू से पकड़ती साथ लिए चलने लगी। यार बाद में करना गुस्सा, मैं सर को क्लास में जाते देखा है। तकरीबन भागते हुए क्लास में पहुंची तो देखा कि सर क्लास के बाहर खड़े किसी दूसरे प्रोफेसर से बात कर रहे थे, वरना उन दोनों को क्लास के बाहर 3 दिन के लिए उनके लेक्चर में खड़ा होना पड़ता। शुक्र है इनसे पहले क्लास में दाखिल हो गए, शहर ने शुक्र का सांस लेते कहा, जबकि दुर्रे अब उससे नाराज़गी जाहिर कर रही थी। अगर इस वक्त शहर उसे बताने देती तो ठीक रहता और साइम मजीद उसके बारे में ना सोचता, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब जब यूनिवर्सिटी जाएगी तो सबसे पहले काम ही यही करेगी कि वो साइम को ऐसे हालात सोचने से मना करेगी ताकि आइंदा दुर्रे के लिए भी मुश्किल ना हो। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अभी वो सोचों में गुम थी जब सुरैया बेगम से कमरे में दाखिल होते बोली, जी अम्मी आए। आप उसको अंदर बुलाकर पास बिठाया। मुझे कहना था कि जब भी साइमा यहाँ आए तो तुम उसके सामने काम ना किया करो, मैं और नौशीन काफ़ी होते हैं, तब तुम उनके पास ही बैठा करो। उन्होंने बगैर लगी लिपटी के सीधी बात की। अम्मी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? दुर्रे ने डरते परेशानी से पूछा। अरे नहीं, बस इसलिए कह रही हूँ कि जब मेहमान आए तो उनको वक्त दिया करो, काम मैं और नौशीन तब कर लिया करेंगे। वो संजीदगी से कहा और उठकर जाने लगी। जी अम्मी कोई काम हो तो नहीं, काम तो नहीं। उनकी बात की तायीद करते आखिर में काम का पूछा कि मदद कर दे। नहीं तुम आराम करो, मैं काम कोई भी नहीं, अगर हुआ तो बुला लूंगी, मुस्कुराकर कहती वहां से जा चुकी थी। दुर्रे ने नोट किया था कि सुरैया बेगम का रवैया उनसे दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। वो पहले की तरह उसको ताने नहीं देती थी और अब तो वो खुद भी उनके साथ खाना बनाने में अच्छी खासी मदद कर देती थी ताकि उसे भी कुछ खाना पकाना आ जाए। उनके रवैये से अब वो खुश भी थी। दोपहर का वक्त धीमी धीमी हवा चल रही थी, कानों में हैंडशीट लगाए, सफ़ेद पाँव तक फ्रॉक पहने, आधे खुले बालों को कैचर में लिए वो झूले पर बैठी साथ साथ हल्का सा झूला झूल रही थी और साथ हल्का सा मुस्कुरा भी रही थी, शायद किसी सोच में डूबी। तो फतन उसका मोबाइल रिंग हुआ तो नजरें अपने हाथ में मौजूद मोबाइल पर गई जहां हस्बैंड कॉलिंग लिखा आ रहा था, जिसको देख के बेसाख्ता ही वो गहरा मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम कान से लगाते सबसे पहले सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हो? उजलत में कहा गया। कहाँ हो सकती हूँ, जाहिर सी बात है घर पर मौजूद हूँ मैं, फौरन नरोठेपन से जवाब दिया। कोई पास है क्या? अगले सवाल पर उलझी नहीं। क्यों, क्या हुआ? घर के बाहर आओ जल्दी, एक नया हुक्म। मैं क्यों आऊँ? नखरा दिखाया गया। रोमांस करना है मैंने, बाहर आओ। पहली बात दांत पीसते कही, जिस पर वो हड़बड़ा गई, जबकि दूसरा हुक्म सुनाया गया। आ रही हूँ, अब ऐसे तो बात ना करे। झूले से उठती वो हल्की आवाज़ में शिकवा कर गई। यार हुदा कसम से अब तुम अगले 5 सेकंड में बाहर ना आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सलार ने धमकाते कहा था। हुदा जानबूझकर आहिस्ता कदम लेने लगी गेट की तरफ, सिर्फ उसको तपाने के लिए। सलार ने बगैर मोबाइल बंद किए उसका इंतजार किया जो जानबूझकर आहिस्ता आ रही थी, मगर जैसे ही उसने गेट खोला तो सालार एक ही जुस्म में उस तक पहुंचा और उसको कमर से पकड़ कर साथ लगाया, जिस पर हुदा की चीख निकलते निकलते रह गई। इतनी देर क्यों की? उसको अपने करीब करते कहा, जबकि हुदा धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। सालार छोड़े, उसने अपना आप छुड़ाना चाहा। जो पूछा वो बताओ। एक हाथ से उसको साथ लगाते दूसरे हाथ से उसके बालों को कान के पीछे करते प्यार भरी सरगोशी की। आ तो गई हूँ, अब छोड़े भी जगह का ही ख्याल कर लिया करें। उसको सीने पर हाथ रखकर शर्म से कहा तो सालार ने मुस्कुराते उसको छोड़ा। तुम मेरा ख्याल करती हो, बदले में
उसने आईब्रो झुकाकर सवाल किया और साथ ही उसे गाड़ी में बैठने का कहा। करती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ, हुदा ने गर्दन अकड़ाकर जवाब दिया। कहाँ आई हो? हमारा अपना घर है ये, तुम्हारा अपना घर है ये, सलार ने घूर कर कहा तो हुदा खिलखिला उठी और गाड़ी में बैठ गई। वो जानती थी कि उसकी मामा को वो पहले ही बता चुका होगा कि हुदा उसके साथ जाने वाली है, वरना वो इस तरह घर के बाहर जाने को कभी ना कहता। बाय द वे, लुकिंग वेरी प्रिटी, सलार ने उसके कान के करीब झुकते सरगोशी की करते कहा, लेकिन वेरी की बात जानबूझकर ठहरा गया। तो हुदा ने धड़कते दिल के साथ उसकी आंखों में देखा तो उसने प्रीति कहा, साथ ही आंख विंक की। शुक्रिया, मुस्कुराकर बस इतना ही कह सकी तो सलार ने उसके माथे पर लब रखे और गाड़ी स्टार्ट की। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ तवक्कुफ के बाद हुदा ने सलार से पूछा जो मगन सा ड्राइव करने में मसरूफ था। हनीमून पे, संजीदगी से जवाब दिया तो हुदा सटपटा गई। सलार, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? हुदा ने बुरा मनाते कहा। मैं तो मजाक कौन कर रहा है मेरी जान? एक हाथ से उसके गाल पर चुटकी भरते कहा, मुझे नहीं जाना, आप घर छोड़ आए मुझे। ये क्या बात हुई? क्या आप मुझे बता ही नहीं रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं? उल्टा आप मुझे तंग कर रहे हैं, हुदा ने मुंह बनाते कहा तो सलार ने गाड़ी में कहका गूंजा। ये हमारी रुखसती समझो बेगम। वो अभी भी शरारत से बाज ना आया तो हुदा ने अपने उसके बाजू पे मुक्के बरसाने लगी। आप बहुत बुरे हैं, घर छोड़कर आए, मैंने मामा को भी नहीं बताया, क्या पता कि आप मुझे अगवा कर लें। हुदा ने एक पंच बनाकर सलार के कंधे पर मारा तो सलार ने उसका हाथ पकड़ के लबों से लगाया। बताया तो है हम हनीमून पर जा रहे हैं, अब उसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? जबकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर इतना रोमांटिक है। वैसे अगवा करने का भी हक रखता हूँ मैं। सलार ने उसी हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब करते उसके गिर्द बाजू फैलाते कहा। सलार, हमारी अभी शादी नहीं हुई और आप कैसी बातें कर रहे हैं? हुदा ने सदमे से कहा। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं डियर वाइफ। उसकी बात को इग्नोर करते कहा तो हुदा मुंह बनाकर रह गई। थोड़ी देर बाद सलार ने एक जगह गाड़ी रोकी तो हुदा ने धड़कते दिल के साथ सलार को देखा जो अब गाड़ी से उतर रहा था। आओ, हुदा को बाहर आने का कहा, लेकिन वो पीछे को खिसकी। नहीं, मैं नहीं आ रही, आप कहाँ लाए हैं मुझे? उसको रूहानसी होकर कहा, क्योंकि हुदा को यहाँ खाली सड़क के अलावा दूर एक झोपड़ी दिख रही थी। यार बाहर आओ, भरोसा है ना मुझ पे? सलार ने उसका हाथ पकड़ते प्यार से पूछा। नहीं, जवाब फौरन आया तो सलार ने सदमे से घूर कर देखा। क्या? उसने दोबारा तस्दीक चाहिए। मतलब कि भरोसा है, लेकिन अभी का क्या पता आप मुझे कहाँ लाए हैं? उसने जल्दी से कहा। हाँ, ये भी है, वैसे सोचो अभी यहाँ पर कोई है भी नहीं, बस मैं और तुम और तन्हाई। फिर क्या ख्याल है? सलार ने गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाकर मायनी खजी से कहा तो हुदा की घबराहट में इजाफा हुआ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। हुदा ने फौरन से पहले ड्राइविंग सीट पर जाना चाहा जब सलार ने पल में उसे खींचकर बाहों में भरा। जिद्दी नहीं हो गई हो तुम? सलार ने आंखें दिखाते कहा और पाँव से दरवाज़ा बंद किया गाड़ी का। छोड़े मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद चल सकती हूँ, हुदा ने घबराते कहा। अब खामोश हो जाओ वरना मैंने कुछ कर देना है, फिर शिकवा करती रहना, सलार ने धमका के कहा तो हुदा ने धड़कते दिल के साथ उसके गर्दन में बाजू डाले। अभी सलार उसको लेकर एक रास्ते पर चल रहा था जहाँ से थोड़ी दूर एक झोंपड़ी बनी थी। मोटी नहीं हो गई? एक सरगोशी हुदा के कान में हुई जो रास्ते को देखने में मगन थी। तो उतार दे, मैंने तो नहीं कहा था उठाने को, गर्दन अकड़ा कर कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख गूंजी क्योंकि सलार ने वाकई उसको उतार दिया था। ये क्या तरीका है? ऐसे कोई करता है क्या? हुदा ने संभलते कहा। खुद ही कहा था उतार दे, अब शिकवा कर रही हूँ, सलार ने जगह का जायजा लेते कहा। मेरा वो मतलब नहीं था, सलार के साथ चलते आम से लहजे में कहा, लेकिन अगले ही पल अपनी बात पर शर्माने लगी। आ जाओ, फिर से उठा लूँ? पीछे से उसके कान में सरगोशी की तो हुदा ने धड़कते दिल के साथ सर नफी में हिलाया। हम कहाँ जा रहे हैं? बार बार दोहराया जुमला, फिर से कहा। सरप्राइज है, अभी पता चल जाएगा। अब वो झोंपड़ी के करीब पहुंच गए थे जब एक आदमी भागता हुआ सलार के पास आया और अदब से सलाम किया। हाँ, हो गई सब तैयारी? उसने पूछा तो आदमी ने अदब से सर हिलाया। और तो कोई नहीं यहाँ? संजीदगी से सवाल किया। नहीं साहब जी, आपको आने का सबको बता दिया था, तो आपके साथ बीबी जी भी होंगी तो सबको छुट्टी दे दी है, उसने सर झुकाकर कहा तो सलार उसको भी जाने का बोलकर खुद हुदा के साथ हाथ पकड़े झोंपड़ी के पिछले हिस्से की तरफ आया। वाओ सलार, ये किसका है सब? झोंपड़ी के पीछे एक अस्तबल मौजूद था जहां मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े मौजूद थे, जिनको देखकर हुदा खुशी से सलार का हाथ पकड़े पूछने लगी। ये सब हमारा है, मैंने और अरमान ने मिलकर पिछले साल ही खरीदा था। सोचा कि ये सरप्राइज़ देंगे और अब ये मुकम्मल तैयार है तो तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। उसको साथ लेकर चलता वो बाड़े के करीब आया जहाँ घोड़े बंधे थे। ये कितने प्यारे हैं ना, आपको पता है मुझे शुरू से ही ये सब बहुत पसंद है। हुदा ने पुरजोश होकर घोड़े को सर पर हाथ लगाना चाहा, लेकिन डर के मारे पीछे कर लिया। कुछ नहीं कहता, सलार ने उसका हाथ पकड़ के घोड़े के सर पर रखा और उसको अपने साथ हाथ जिस पर वो खिलखिला उठी। लेट्स हैव अ राइड, सलार ने सरगोशी करते कहा और घोड़े की रस्सी को पकड़ते उसे बाहर निकालने लगा कि हुदा
चीखती दूर हुई। नहीं, मैं नहीं कर रही, आप करें, मैं बस देखूंगी, हुदा ने डरते कहा और कुछ ही फासले पर मौजूद कुर्सी पर जाकर रिलैक्स ही बैठ गई। उठो यार, बहुत मज़ा आएगा। सलार ने घोड़े को मैदान में लाकर खड़ा किया और हुदा को पास बुलाया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं करूँगी। हुदा ने सहूलत से इनकार किया। मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं थोड़ी देर वाला वाक़या दोहराऊं। अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, सलार ने कहा तो अपने कदम हुदा की तरफ बढ़ाए तो वो हड़बड़ा कर उड़ गई कि सलार का क्या पता उसे फिर से उठा ले। अगर मैं गिर गई तो उसने डरते पास आते पूछा। नहीं, मैं साथ हूँ ना, फिक्र ना करो, सलार ने कहते उसे कमर से पकड़ के ऊपर उठाया और घोड़े पर बिठाया तो वो एक तरफ टांगे करके बैठ गई और फिर वो खुद भी चढ़ गया। मुझे डर लग रहा है, अगर इसने मुझे गिरा दिया तो, सलार ने बाजू पकड़ते नीचे देखते कहा। उसकी तुमसे दुश्मनी है क्या जो तुम्हें नीचे गिराएगा? तुम मुझे पकड़ कर बैठो बस, सलार ने कहते घोड़े की लगाम पकड़ी और झटका दिया जिस पर वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ। कितना मज़ा आ रहा है ना, खिलखिला कर कहा तो सलार ने एक और झटका दिया जिस पर घोड़े की रफ्तार तेज़ हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये बस इतना ही तेज़ चलेगा? हुदा ने सलार को देखते थोड़ी देर बाद पूछा, जिसके जवाब में बस सलार ने उसके सर पर भूसा दिया और अगले ही पल हुदा की चीखें गूंजी वहीं के सलार के कह के। उसको रोकें, ये मुझे मार देगा। उसके सीने पर से लगी वो रूहान से अंदाज में बोली, क्योंकि घोड़ा अब बकायदा भागना शुरू कर चुका था और सलार उसकी स्पीड बढ़ाया जा रहा था। सलार, मैंने आपसे अब बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हैं, रोकें इसे, हुदा ने उसके कंधे पर मुक्के बरसाने चीखते कहा। खुद ही कह रही थी कि क्या ये इतनी ही तेज़ चलता है, तो अब घोड़ा बता रहा है कि तुम्हें देख के बताएं कि कितना तेज़ चल सकता है वो। एक हाथ से उसके गिर्द बाजू बांधे और दूसरे को घोड़े की लगाम में कसे वो आहिस्ता से चलने लगा। हुदा जान, देखो वो रुक गया है। उसको खुद से अलग करना चाहा, लेकिन मैडम शायद रोने का शुगल फरमा रही थी। मैं आपसे कोई बात नहीं करनी अब। उसने रोते हुए अपनी नाराज़गी जाहिर की, लेकिन उसके सीने से अलग न हुई। हाँ ठीक है, बस ऐसे ही मुझे महसूस करने दो खुद को। अब अपना दूसरा बाजू भी उसके गिर्द बांधते कहा तो हुदा बौखला गई। पीछे हटने मौका चाहिए आपको, उसने पीछे होते कहा और नीचे उतरने लगी, लेकिन छलांग लगाने के डर से बेबसी से सलार को देखा। मेरी मदद चाहिए, मासूमियत से सवाल किया गया तो हुदा ने लब काटती रह गई। आओ। खुद नीचे उतर के अपनी बाहें फैला के हुदा को इशारा किया तो वो नीचे उतरी और फौरन उससे दूर हुई, लेकिन अगले ही पल लड़खड़ा गई। ध्यान से यार, उसको सहारा देकर खड़ा किया तो हुदा ने उसे घूरा जैसे सारा कसूर उसी का था। आओ खाना खाते हैं। शाम का वक्त हो रहा था तो सलार उसको लिए झोंपड़ी में दाखिल हुआ, जहाँ वही आदमी उनके लिए किचन में शायद खाना तैयार कर रहा था। फ्रेश हो जाओ, फिर साथ खाना खाते हैं, उसके माथे पर लब रखते कहा तो वो सर हिलाकर उसके बताए हुए कमरे में गई। फिर दोनों ने मिलकर साथ खाना खाया और एक भरपूर शाम गुजार कर वापस घर की राह ली। हाँ, हुदा शायद थक गई थी तो रास्ते में ही उसकी आंख लग गई। रात के जाने कौन सा पहर था जब मोबाइल के मुसलसल बजने से उसकी नींद में खलल पड़ा तो माथे पर बल लिए उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। नाम देखकर उसके बलों में इजाफा हुआ और उठकर दबे पाँव कमरे की बालकनी में आ गया। क्या मसला है, क्यों इतनी रात को कॉल कर रही हो, कुछ ख्याल है तुम्हें? उसने बिगड़ते लहजे में कहा और एक नज़र अंदर झांक के सोए वजूद को देखा। मैं बहुत अकेली हूँ, मैं क्या करूँ, तुम भी तो ख्याल नहीं कर रहे। दूसरी तरफ से रोते हुए कहा गया तो उसने सर्द सी आह भरी। क्या चाहती हो तुम? नरम पड़ते कहा। तो मैं चाहती हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फिर से वैसे ही बन जाओ जैसे मेरे लिए थे? एक उम्मीद के तहत दूसरी तरफ से पूछा गया। ये नामुमकिन है, अब तुम्हें ये बात खुद को समझानी चाहिए कि मैं अब तुम्हारा नहीं हो सकता। उसने समझाना चाहा। क्यों नहीं हो सकते, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, पर तुम मेरे क्यों नहीं बन सकते? देखो मैं कितनी अकेली हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, प्लीज़। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। रोना तो बंद करो, उसने झुंझला कर कहा। क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हो? दूसरी तरफ से जैसे इल्तिजा की गई तो उसने हामी भर ली। ठीक है, लेकिन अब रोना नहीं। जिसकी बात सुनकर दूसरी तरफ खुशी का इजहार किया गया। फिर देखते ही देखते उनको सुबह हो गई बात करते करते, लेकिन और वक्त का पता ही नहीं चल सका।